कैंसर पेन मैनेजमेंट एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है। बहुत सारे कैंसर के मरीज बेस्ट ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद भी इससे जूझते रहते हैं। इस ट्रीटमेंट के बहुत सारे अहम हिस्से हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक बहुत अहम हिस्सा है इसके बारे में। समय समय में मेरे YouTube चैनल पे लोग मुझसे इस पे प्रश्न पूछते रहते हैं और इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमने एक्सपर्ट को बुलाया है, डॉक्टर रेखा, जो कि एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये प्रयत्न करेंगी कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर रेखा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जान पाएँ कि आप क्या करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक अवेयरनेस स्प्रेड करना एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे आज इस डिस्कशन के लिए बुलाया। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेरी पूरी प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को इस रेडिएशन फील्ड से जुड़ी हुई जानकारी दूँ, चाहे वो कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़ी हो या साइड इफ़ेक्ट मैनेजमेंट से। तो पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रेडिएशन ट्रीटमेंट होती क्या है और ये कैंसर के मरीजों को कैसे लाभ पहुंचा सकती है, कैसे उनकी मदद कर सकती है? ओके सर, एक्चुअली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक बहुत ही इंटीग्रल ब्रांच है ओवरऑल कैंसर मैनेजमेंट की। हम जहाँ भी बात करते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ टीम मैनेजमेंट। वहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन, पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट एंड हमारे पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, एक ह्यूज टीम होती है। तो वही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक इंटीग्रल पार्ट है। अब रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का रोल कहाँ आता है, किन कैंसर्स में आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। हाउ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वर्क्स। रेडिएशन में हम क्या करते हैं, रेडिएशन हम मशीनों से देते हैं उस जगह जहां बॉडी में कैंसर होता है। सो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से हम लोकल ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे बॉडी में कहीं भी हो। हमारा इंटेंशन होता है कि उसी जगह डायरेक्ट करके हम हाई डोज रेडिएशन देके वहाँ जो कैंसर है उसे किल करें और जो आसपास नॉर्मल स्ट्रक्चर है उन्हें हम स्पेयर करें या सेव करें। तो यहाँ पे सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का जो इंटेंट होता है ना, वो 3 तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि आपने हर कैंसर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया। इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, इसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इसके कुछ इंडिकेशन है। बट ओवरऑल 3 कैटेगरीज होती हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट की। फर्स्ट इज डेफिनेटिव इंटेंट, मतलब कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का मेन रोल होता है। हेड एंड नेक कैंसर्स हो गया। कुछ होता है एडजुवेंट इंटेंट, मीन्स कि आपकी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन है पहले, लाइक सर्जरी और कीमोथेरेपी, और उसमें फिर इंटीग्रल पार्ट है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। थर्ड आता है सर पैलिएटिव इंटेंट। ये बहुत ज़रूरी है। पैलिएटिव इंटेंट में हमारा जो पर्पस होता है वो होता है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट 4th स्टेज में आ गए हैं एंड उनका जो कैंसर है काफ़ी ऐसी जगह स्प्रेड हो गया है जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर हो रही है, लाइक ब्रेन में पहुंच गया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक है, डिजीनेस है, डिप्लोपिया हो रहा है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ही ख़राब हो गई है। तो उन सिचुएशन में हम होल ब्रेन डायरेक्टेड आरटी देते हैं, या स्पाइन में चला गया है तो वहाँ हम देते हैं। तो ये होता है सर पैलिएटिव इंटेंट। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इस तरह से अपना काम करती है। तो जो मुझे समझ में आया, 3 प्रकार के ट्रीटमेंट्स हैं। पहला, कैंसर को ख़त्म करने के लिए वही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यानी कि रेडिएशन की ज़रूरत है। दूसरा, और ट्रीटमेंट के साथ रेडिएशन की ज़रूरत है। और तीसरा, कैंसर बहुत फैल गया है तो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो परेशानी हो रही है, उनको हटाने के लिए, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो चक्कर हो, चाहे वो कुछ और परेशानी हो, उनको हटाने के लिए ट्रीटमेंट। ये 3 तरह के, ठीक है। तो क्या ये जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है ये हर तरह के कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती है? मान लो किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है या किसी को इंटेस्टाइन का कैंसर है, तो ऐसे कौन से कैंसर हैं जिनमें इसका ज़्यादा लाभ होगा, यानी कि जिनमें ये प्राइमरी यानी कि यही ट्रीटमेंट का विकल्प है, वो ऐसे कौन से कैंसर है? सर अगर मैं हेड टू बॉटम की बात करूं,
तो ब्रेन ट्यूमर्स में नो डाउट रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट हेड एंड नेक कैंसर। हेड एंड नेक कैंसर्स में 70 to 80% केसेस में रेडिएशन का रोल होता है। नेक यानी कि थ्रोट, लैरिंग्स का कैंसर, ब्रेस्ट में बहुत बड़ा रोल है सर, लंग कैंसर में, एब्डोमिनल मैलिग्नेंसीज में जनरली ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पर नियर बाई क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट स्टिल देयर आर फ्यू इंडिकेशंस जिसमें हम रेडिएशन देते हैं, बट मेन प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है फॉर जीआई मैलिग्नेंसीज सर्जरी। अगर हम जेनाइटो यूरिनरी की बात करें या गायनिकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज की बात करें तो बहुत ही ज़रूरी रोल है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का। जैसे कि सर ने बोला प्रोस्टेट के केस में, यस, प्रोस्टेट के केस में अलॉन्ग विद सर्जरी डेफिनेटिव इंटेंट से भी हम रेडिएशन देते हैं। तो टॉप टू बॉटम सर अगर मैं कहूँ ओवरऑल अगर हम कैंसर का एक परसेंटेज लें तो 70% केसेस में रेडिएशन का रोल है। अच्छा, तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मरीज को चूज करना पड़ता है कि उसे कीमोथेरेपी करानी है या सर्जरी करानी है या रेडिएशन करानी है, या ये सब कुछ मिलजुल करके ही काम होता है? सर जो कैंसर का मैनेजमेंट है ना, कभी भी वो पेशेंट की चॉइस से नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट इज प्राइमरी, कि कहाँ का कैंसर है, क्या स्टेज है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, जीसी क्या है, एंड सर दीज ऑल आर गाइडलाइंस। वी फॉलो इंटरनेशनल गाइडलाइंस, NCCN और बहुत सारी और भी गाइडलाइंस हैं। हम उन गाइडलाइंस के बेसिस पे चलते हैं और वो गाइडलाइंस प्रूवन है कि भाई अगर ये कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो हमें ये ट्रीटमेंट देना है। इसमें मेन रोल अगर सर्जरी का है तो पहले हम सर्जरी कराएंगे, फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के बेसिस पे अगर रेडिएशन का इंडिकेशन है तो वो देंगे। सर हमें यहाँ पे ना ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि रेडिएशन बेसिकली हम क्यों देते हैं। तो रेडिएशन हम इसलिए देते हैं कि वहाँ जहाँ कैंसर था, जहाँ माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड है, जहाँ कैंसर के लौट के आने का डर है, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आती है उसकी कुछ फीचर्स हमें देखने होते हैं कि हाई रिस्क फीचर्स क्या हैं। हाई रिस्क फीचर्स वो होते हैं जो कैंसर के लौट के आने के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो जो रेडिएशन है बेसिकली कैंसर रिलैप्स एंड कैंसर रिकरेंस को प्रिवेंट करता है। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं कि भाई अगर ये प्राइमरी है और ये हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है तो हमें यहाँ पे ये इस डोज में रेडिएशन देना है। तो दीज ऑल आर गाइडलाइंस। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि खाली ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि उसके वापस आने की संभावना को कैंसर के उसको भी कंट्रोल करने में इसका एक अहम भाग है। yes, ठीक है। अगला लाजमी सवाल जो उठता है, जो मुझसे बहुत बार पूछा भी जाता है, ये काम कैसे करता है, होता क्या है जब हम रेडिएशन देते हैं? तो ये काम अगर आप संक्षेप में इसको बता पाएं कि होता क्या है एक्चुअली। श्योर सर। सर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी नो डाउट ये सभी के लिए बहुत ही अनटच ब्रांच है। लोगों को जब बताते हैं ना कि रेडिएशन लगेगा तो उनके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक सिकाई होगी, ठंडे पानी से होगी, गर्म पानी से होगी, या अलग टाइप के वर्ड से वो उसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेडिएशन में हम बहुत ही हाई एंड कटिंग एज फैसिलिटीज़, जो कि बहुत ही हाई फाई रेडिएशन मशीन्स होती हैं, उनसे हम रेडिएशन देते हैं। ये पूरा एक लेंथी प्रोसीजर होता है, इसकी प्रिपरेशन में काफ़ी दिन लगते हैं और इसमें मैं आपको स्टेप्स बताना चाहती हूँ कि बेसिकली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में सर हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सर लैरिंग्स के केस का आया या टंग के केस का आया, और हम उसमें पहले देखेंगे कि पेशेंट की स्टेज क्या है, क्योंकि स्टेज के अकॉर्डिंग उनका ये डिसाइड होता है कि सर्जरी होगी या रेडिएशन होगी। कुछ केसेस में सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है, कुछ में रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने सबसे पहले कंसल्टेशन किया, हमने इंडिकेशन देखा, उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इनका मेन ट्रीटमेंट ना रेडिएशन होगा। तो फिर रेडिएशन की प्रिपरेशन क्या होती है? रेडिएशन की प्रिपरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है मास्क बनाना, यानी कि मशीन पर जब पेशेंट पूरे 1.5 महीने लेटेगा तो वो हिले ना, डुले ना, सेफ रहे, जहां मुझे रेडिएशन देना है मशीन से वो सही जगह जाए, उसके लिए सर मुझे पेशेंट को मशीन पे इमोबिलाइज करना होता है। और ये मास्क बनता है उस हिस्से का जहां कैंसर है। अगर मुझे टंग के केस के लिए देना है तो मैं इस हिस्से का मास्क बनाऊंगी, मुझे ब्रेस्ट के लिए देना है तो मैं छाती का बनाऊंगी, लंग्स के लिए बनाना है तो मैं छाती का बनाऊंगी। तो ये अकॉर्डिंग टू द साइट हम इमोबिलाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्फिट मेकिंग। 1.5 महीने लेटने का मतलब जब वो ट्रीटमेंट बीच बीच में, मतलब 1.5 महीना कंटिन्यूस नहीं, 4-5 थेरेपीज या जो भी होंगी वो वाला आप बोलना चाह रहे हैं शायद? यस, मैं सर इसका ना एक प्रोटोकॉल बताऊंगी कि क्या होता है। अभी मैं आपको ये स्टेप्स बताती हूँ कि हम बेसिकली प्रिपरेशन कैसे करते हैं रेडिएशन के लिए। तो हमने मास्क बनाया, फिर सर उसी मास्क को लगा के उनका एक CT स्कैन होता है, जिसपे मैं ना स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती हूँ कि ये मेरा कैंसर है, ये मेरी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ मुझे हाई डोज देना है, यहाँ मुझे कम डोज देना है। तो मैंने CT स्कैन कर लिया एंड देन उसके बाद सर हम अपना प्लान इवेल्युएशन करते हैं।
राइट कि भाई मेरा जो रेडिएशन मुझे देना है पेशेंट को हार्म ना करे, क्योंकि इट्स वेरी टेक्निकल थिंग, हार्म ना करे, साइड इफेक्ट ना आए, कैंसर कंट्रोल हो, तो ये प्लान इवैल्यूएशन में आता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि पेशेंट डेली मशीन पर आके लेटेगा। अब जैसे कि सर आपने क्वेश्चन किया कि 1.5 महीना, तो एकदम से सुन के ऐसा लगता है ना कि यार 1.5 महीने तक लगातार कैसे होगा। तो सर बेसिकली जब रेडिएशन दिया जाता है ना मशीन पर, वो हार्डली 1 से 2 मिनट का काम है। ओके। तो पेशेंट आते हैं, मशीन पे लेटते हैं, रेडिएशन लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन किसको सर 10 इकाई लगेंगी, किसी को 25 लगेंगी, किसी को 30 लगेंगी, वो कैसे डिसाइड होता है? सो अगेन दीज ऑल आर गाइडलाइंस। ये मैं डिसाइड नहीं करूंगी, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। दीज ऑल आर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस। क्या एक ही बारी में भी हो सकता है? ऐसे भी कोई ट्रीटमेंट्स हैं? यस। सो ये सर आता है सारा कि हम क्या टेक्निक कर रहे हैं, क्या कैंसर है। जैसे कि एक बार में रेडिएशन डोज सिर्फ उनको दी जाती है जिनका कैंसर बहुत ही स्मॉल होता है। उस टेक्निक को सर हम बोलते ही अलग चीज है, उसको हम बोलते हैं SRS, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। सो अब जैसे कि सर ने क्वेश्चन किया है कि एक बार में दे सकते हैं या कैसे दे सकते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स कि मेरा इंटेंट क्या है और मैं किस टेक्निक से दे रही हूँ। तो सर अगर हम टेक्निक की बात करें तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। SRS, SBRT, IMRT, IGRT, रैपिड आर्क। तो ये सर इस बात पे डिपेंड होता है कि मैं कहाँ का कैंसर दे रही हूँ। ब्रेन ट्यूमर्स के लिए सर SRS का बहुत बड़ा रोल है, बट उसके लिए ना ट्यूमर साइज बहुत छोटा होना चाहिए। तो हम बिना ऑपरेशन कराए कंफर्म किए रेडियोलॉजिकली कि ये इस टाइप का कैंसर है, हम SRS कर देते हैं। ओके। तो ये नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज गाइडलाइंस। ओके। दूसरा सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है, क्या ये कराते हुए दर्द होता है? इज इट पेनफुल? सर ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, आई मस्ट से, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर मैं रेडिएशन ट्रीटमेंट एंड साइड इफेक्ट मैनेजमेंट इनसे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरे हर दूसरे यूट्यूब वीडियो पे सर यही कमेंट होता है कि मैम क्या ये पेनफुल है? जब मैंने रेडिएशन थेरेपी हम कैसे देते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के स्टेप्स क्या हैं, जब मैंने वाला रील बनाया तो सर आउट ऑफ 150 क्वेश्चन वाज दिस कि क्या ये पेनफुल है? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी सर, प्रोसीजर इज नॉट पेनफुल, टेकिंग ट्रीटमेंट इज नॉट पेनफुल, बट व्हेन पेशेंट सफर फ्रॉम साइड इफेक्ट, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं हर ट्रीटमेंट का सा कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली बात है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। तो जब वो साइड इफेक्ट प्रेसिपिटेट होते हैं देन पेशेंट फील पेन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ट्रीटमेंट होगा तब दर्द नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है कि कोई साइड इफेक्ट की वजह से उन्हें दर्द की परेशानी हो। ठीक है, तो इसका हमारा नेक्स्ट सवाल उठता है कि साइड इफेक्ट क्या है। और साइड इफेक्ट के साथ साथ इफेक्ट भी आता है कि अगर मैंने ये मान लीजिए किसी ने ये ट्रीटमेंट कराई तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, कितने दिन में ट्रीटमेंट का असर दिखने लगेगा, या कितने दिन में उसको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी, या कैंसर के जो ट्रीटमेंट है उसका असर दिखने लगेगा। तो ये इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों पे अगर आप कुछ हमें बताएं तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। रेडिएशन ट्रीटमेंट में मैं ये कहूँगी कि पेशेंट जितना रेडिएशन ट्रीटमेंट से नहीं डरता जितना वो साइड इफेक्ट से डरता है। एंड सम हाउ सर जब मैं OPD में पेशेंट देखती हूँ ना तो दे आर लाइक कि मैम क्या फ़ायदा, इतने साइड इफेक्ट आए हैं ये ट्रीटमेंट लेने से, हमारी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ही ख़राब हो गई है। तो ये ना बहुत चैलेंजिंग है रेडिएशन से होने वाले साइड इफेक्ट को मैनेज करना। बट समहाउ मैं अगेन यही बात कहूँगी कि ये एक एक्सपर्ट्स फील्ड है। किस मशीन से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, कौन कर रहा है, क्या आपको पहले से प्रिवेंशन टिप्स बताई जा रही हैं, आपका रेडिएशन ट्रीटमेंट के होने वाले साइड इफेक्ट इस बात पे बहुत मैटर करते हैं। राइट, आपको पहले प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि पेशेंट अगेन मैं क्योंकि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऐसा ब्रांच है तो मुझे एग्जांपल देके बताना शायद ज़्यादा इजी लगेगा। जैसे सपोज टंग का केस है या जीभ का कैंसर है, गाल का कैंसर है, मुझे यहाँ रेडिएशन देना है, तो सर पेशेंट को जो साइड इफेक्ट आते हैं ना वो ऐसे आएंगे कि मुंह में छाले इतने पड़ जाएंगे कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं। राइट, उनको पेन इतना होता है, मुंह में छाले पड़ गए, फाउल स्मेलिंग है, स्किन रिएक्शंस इतने आ रहे हैं, मुंह खुलना कम हो गया। तो पेशेंट को ये चीजें हम पहले से बताते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं कि देखो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको इस पे इस तरह से वर्क करना है। और सबसे जरूरी चीज है वो खाना पीना छोड़ देते हैं। भाई जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो एक तो जो साइड इफेक्ट है उसका ग्रेड बढ़ेगा, दूसरा आपका हीलिंग जो बॉडी का हीलिंग है वो काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो साइड इफेक्ट जैसे कि सर का क्वेश्चन था कि क्या साइड इफेक्ट आएंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम रेडिएशन दे के कहाँ रहे हैं।
सर अगर मैं इस हिस्से के लिए दूंगी तो यहाँ से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड साइड इफेक्ट आएगा, ब्रेस्ट के लिए दे रही हूँ तो वहाँ से रिलेटेड आएगा, एंड पेल्विस के लिए दे रही हूँ तो उस साइड पे जो ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड आएगा। तो यस, साइड इफेक्ट डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है, आसपास कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एंड कितना डोज में दिया जा रहा है, किस टेक्निक से दिया जा रहा है, किस मशीन से दिया जा रहा है। ओके, ये तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन Yes. कि कौन से हिस्से पे जा रहे हैं और वहाँ क्या हो सकता है। बट जो मुझे अच्छी चीज़ समझ में आई कि आप ये सारी चीज़ें ना सिर्फ मरीज़ को पहले से बताती हैं बल्कि इनको मैनेज करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है वो भी करते हैं। और अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो एक जंग के समान है, जब लड़ाई होगी तो कुछ अपने सैनिकों पे भी चोट आएगी, कुछ अपना भी हार्म होगा, लेकिन ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए और ट्रीटमेंट के लिए तो करना पड़ेगा। एंड अगर मरीज़ को पहले से बताया जा रहा है तो वो एक अपने आप डिसीजन जो है उसमें लेने में मदद होती है कि वो प्रिपेयर्ड रहते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और कोई जनरल साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं जैसे कमज़ोरी लगना या ऐसा कुछ, वो भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है? यस, एक्चुअली सर जब पेशेंट कैंसर से सफ़र कर रहा होता है तो उसका बहुत बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है माल न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा ज़्यादातर पेशेंट ना लीन एंड थीन कैचेक्सिक हो जाते हैं। तो उस पर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान या कैंसर होने के बाद पेशेंट लीन एंड थीन क्यों हो जाते हैं। सर उसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत सारे साइटोकाइंस हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, और ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट इटसेल्फ, कैंसर इटसेल्फ, तो बहुत सारे रीज़न है। तो पेशेंट ज्यादातर जो जनरलाइज साइड इफेक्ट फील करता है वो फील करते हैं फटीग, मैलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग। दीज आर जनरलाइज साइड इफेक्ट अलोंग विद साइट स्पेसिफिक साइड इफेक्ट। गॉट इट। थैंक यू रेखा जी, ये बहुत ही यूज़फुल जानकारी है हम सारे लोगों के लिए। और अंत में कुछ आप अगर आप समराइज करना चाहेंगे एक दो लाइन में फॉर पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ हैविंग रेडिएशन थेरेपी, व्हाट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे शुड कीप इन माइंड और व्हाट दे शुड डू और नॉट डू? सो सर यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का जो एक इंटेंट है ना पैलिएटिव, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट का जब कैंसर स्प्रेड हो जाता है अदर बॉडी पार्ट में, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हड्डियों में चला जाएगा तो सर हड्डियों में कैंसर का ट्रीटमेंट के दौरान पैलिएटिव इंटेंट से रेडिएशन देना बहुत कारगर होता है कभी कभी उसके पेन को रिलीव करने के लिए। कैंसर पेशेंट्स में पेन मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटीग्रल टीम चाहिए उसके लिए, राइट? तो उसमें रेडिएशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अगर हड्डियों में चला गया है तो हम रेडिएशन वहाँ पे फोकस करके दे देते हैं ताकि वहाँ पे जो कैंसर है, जो उसने एक बल्क बनाया है, जो वहाँ पे जो कैंसर नसें हैं उनको जो दबा रहा है, उसको वहाँ पे वो किल कर दे, राइट? तो पैलिएटिव इंटेंट एक ऐसा नेग्लेक्टेड पार्ट है जो जनरली कैंसर पेशेंट्स नहीं लेना चाहते हैं या गिव अप कर देते हैं। आप इसको इग्नोर ना करें। पैलिएटिव इंटेंट से रेडिएशन का रोल ब्रेन ट्यूमर्स में, लाइक ब्रेन में अगर स्प्रेड हो गया है, लंग्स में कहीं चला गया है या हड्डियों में कहीं चला गया है, तो वो भी इंक्लूड करें अलॉन्ग विद योर पेन मैनेजमेंट। बाकी आपने मेडिसिन लेना शुरू किया या कोई प्रोसीजर कराया, तो अगर कहीं लगता है तो उसको भी लेना है। उसका रीजन है सर, वो बोन फ्रैक्चर को प्रिवेंट करेगा। जो कैंसर अगर जैसे एग्जांपल के लिए लंबर स्पाइन में चला गया या सर पेल्विक में चला गया, तो फ्रैक्चर होने के बहुत डर होते हैं कि वहाँ पे कैंसर पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, फोकस रेडिएशन दे देते हैं उस जगह को। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मैटर करती है। इसके अलावा आपका रेस्ट, पेन मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऐसा कंटिन्यू रहेगा। एंड इन लास्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं सर कि IMRT क्या है, IGRT क्या है और 3DCRT, 2DRT, तो ये सारे मशीन से लिंक्ड नहीं हैं। मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैडम आपके यहाँ IGRT हो जाएगा क्या, आपके यहाँ कौन सी मशीन है? तो मशीन इज डिफरेंट एंड टेक्निक से डिफरेंट। तो ये मैं लास्ट में आप सब लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि सर आपने देखा होगा कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है फाइनेंशियल। तो पैलिएटिव इंटेंट से हम जो कभी भी रेडिएशन देते हैं ना, दैट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मैटर करती है। और जब भी आपको अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, गो फॉर पैलिएटिव रेडिएशन टू दैट साइड टू हुम डॉक्टर इज एडवाइजिंग। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। लास्ट में मैं सर यही टेक होम मैसेज देना चाहूँगी कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट से डरना नहीं है। जब भी आपके डॉक्टर एडवाइस करें, गो फॉर इट। बट हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको लाइक लग रहा है कि भी क्या है, क्यों हो रहा है, कितना होगा, वो डिटेल में बात करें। ग्रेट।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रेखा, दैट इज़ वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आई एम श्योर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आंसर हो गए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन आपके बचे हैं तो हिचकिचाएं नहीं, राइट इन कमेंट्स। मैं डॉक्टर रेखा की मदद से आपको उनके जवाब देने की पूरा प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी आपको हेल्प करने की। और डॉक्टर रेखा का अलग से यूट्यूब चैनल है, जैसे इन्होंने बताया, उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इन केस एनी वन ऑफ यू वांट टू वॉच मोर ऑफ आवर वीडियोस। और जुड़े रहिएगा हमसे, समय समय पर आपकी और भी पेन के क्वेश्चंस या और भी पेन की कंडीशंस पे हम ऐसी जानकारी लेके आपके लिए आते रहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।